गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी। आज हम नया चैप्टर और फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊँ उससे पहले मैं जिस तरीके से समझाने वाला हूँ उस स्ट्रेटेजी का एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लो कि आप यहाँ पे हो और आपको पहुँचना है यहाँ, ठीक है, और जो रास्ता है ना ऐसे है, और दुनिया भर के बहुत उल्टे सीधे मोड़ भी हैं, अलग अलग रास्ते भी कट रहे हैं। एक तरीका है कि आप जाते जाओ, अलग अलग मोड़ आएंगे, आप लोगों से रुक के पूछोगे कि वहाँ तक का रास्ता क्या है। किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई आपके मज़े ले लेगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। एक आपने ऊपर से ही पूरा नक्शा एक साथ देख लिया, जैसा अपन मैप देखते हैं ना कि इतना यहाँ जाना है, फिर मुड़ना है, फिर यहाँ जाना है, फिर मुड़ना है। मैप का मतलब ही क्या होता है, नक्शे का मतलब क्या होता है। मैं कह रहा हूँ ना, आज अपन पूरी अकाउंटिंग का नक्शा देखेंगे। नक्शा मीन्स ऊपर से, बहुत ऊपर से पूरा देख लेंगे कि भैया कहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो होके कहाँ से पास ऑन होते एंड रिजल्ट तक पहुँच रही है, ठीक है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, या जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एंड रिजल्ट, मतलब हम हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। फाइनल चैप्टर है हमारे सिलेबस का, इसके बाद कुछ पढ़ाने को बचता नहीं। यहाँ तक पहुंचने का रास्ता मैं ऊपर से दिखाना चाहता हूँ अभी, लेकिन नक्शे में देखने में और फिजिकली प्रैक्टिकली उस पर चलने में बहुत फर्क होता है कि नहीं होता। नक्शे में तो हर चीज़ छोटी छोटी दिखती है, अंदर की डिटेलिंग पता नहीं पड़ती है। फिर जब अपन उस जगह पहुंचते हैं तब पता पड़ता है, अबे यार ऊपर से तो अपन क्या देख रहे थे और ये तो क्या आके निकला। सेम वही बात है। मैं दोनों तरीके से पढ़ाऊँगा। जो बच्चे शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ के आए हैं, सारे चैप्टर पढ़ के आए हैं, उनके लिए पूरी स्टेज बताऊँगा। और जिन लोगों ने बस इतना पढ़ रखा है, अब वो डायरेक्टली छलांग मारना चाहते हैं हाई जंप, उनको क्या समझना है ये भी बताऊँगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड अलग अलग। सबसे पहले चलते हैं अपन उन बच्चों के लिए जो शुरू से पढ़ रहे हैं, सारे चैप्टर उन्होंने लाइन से पढ़े। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस। क्या पढ़ा रहा हूँ? अकाउंटिंग का प्रोसेस। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना उसका, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। पढ़ रखा है क्या अपन ने? सर क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी चीजें मुझे रिकॉर्ड करनी है और कौन सी चीज मुझे रिकॉर्ड नहीं करनी। मतलब इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजैक्शंस जिनको मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। मतलब अगर मैं नॉर्मल बिजनेस शॉपकीपर हूँ, मेरी दुकान है, तो मैं सुबह उस आटे की दुकान खोली, दुनिया भर के फोकते लोग सुबह आते हैं, पंचायत करके जाते हैं, एक आधा गिराक आ जाए तो आ जाए। तो दिन में अगर दुकान में 50 लोग आए तो उसमें से 25 लोग ही माल खरीद के लेके जाते हैं। तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कौन सा ट्रांजैक्शन है और कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं है। तो पहले मैंने उन 50 में से 25 चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली कि ये एक्टिविटी मेरे लिए क्या है, ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब अगली स्टेज आती है आइडेंटिफिकेशन के बाद रिकॉर्डिंग। तो अब मुझे क्या करना है, चीज़ें रिकॉर्ड करनी। अब रिकॉर्डिंग, जो नए बच्चे हैं वो अभी पहली बार सीख रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं क्या कि जर्नल एंट्री, कि सबसे पहले चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल एंट्री में। जब जर्नल एंट्री का चैप्टर हो जाएगा तब हमारी आंखें खुलेगी कि जर्नल एंट्री में ना रिकॉर्ड करना चाहे तो हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कैश के ट्रांजेक्शन कैश में चले जाएंगे और उधार के ट्रांजेक्शन कहाँ चले जाएंगे, सब्सिडियरी बुक में चले जाएंगे। मतलब रिकॉर्डिंग करने के भी 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं, आप पहले स्टेज पे हो, ठीक है। तो जब अपन ने चीज़ें रिकॉर्ड कर ली तो मैंने क्या देखा कि कोई एक मेरी पार्टी थी, एग्जाम्पल लेते हैं अपन हमेशा राम, कि जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे माल सेल करता था, फिर वो मुझे जब मैं पैसे मांगता था पैसे दे भी जाता था। अब मुझे उसका हिसाब देखना है। तो राम के कुछ ट्रांजेक्शन सब्सिडी बुक में है, उसके कुछ ट्रांजेक्शन कैश बुक में है और उसके कुछ ट्रांजेक्शन जर्नल बुक में है। तो ऐसे तो मल्टीपल बुक्स में राम का निवास हो रहा है। तो अब मुझे अगर उसका बैलेंस देखना है तो हर बुक में राम 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 ऐसा करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो सर ये रिकॉर्डिंग तो किसी काम की ही नहीं निकली।
ये रिकॉर्डिंग का तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सारे ट्रांजैक्शन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड होने से रह गए तो ये तो पूरा नुकसान है। मैंने राम को 10,000 का माल सेल करा और उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं करी तो मेरा 10,000 का नुकसान है कि नहीं है? मुझे याद ही नहीं रहेगा मैंने किसी को 10,000 का माल बेचा है। किसी भी व्यापारी को याद नहीं रहेगा। अगर बड़ा व्यापारी है, दुनिया भर के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो एक एक ट्रांजेक्शन कहाँ याद रखने बैठेगा? तो उससे वो सीधा नुकसान। तो इसका काम क्या है कि सारी चीजें क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। पर सर ये रिकॉर्डिंग मेरे काम की नहीं है। अब जैसे ही राम जी आके मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब मेरा बैलेंस बताओ, तो मुझे तो 3-3, 4-4 बुक देखनी पड़ रही है। तो फिर हम अगले रिकॉर्डिंग के बाद अगले स्टेज में आते हैं, वो है क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन में हम बनाते हैं लेजर। ये एक अलग बुक है। इस बुक में हम हर किसी चीज का, वो असेट हो, लायबिलिटी हो, इनकम हो, के एक्सपेंस हो, वो डेटर हो कि क्रेडिटर हो, वो राम हो, श्याम हो, सोहन हो, मोहन हो, एक एक अकाउंट आप जर्नल एंट्री में जिसके भी आगे अकाउंट लिखते हो ना, एक एक अकाउंट का एक सेपरेट प्लेस अलोकेट कर देते हैं। मैंने एक बुक ले ली और उस बुक में ये लिख लिया राम का अकाउंट। अब राम के ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में हो, उसको छाट के इस पेज में ले आऊंगा। अगला मैंने बना दिया श्याम का अकाउंट, फिर मैंने बना दिया फर्नीचर का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट। हर चीज का एक अलग अकाउंट होगा और उस चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जहां कहीं भी रिकॉर्ड हुए होंगे उस पर्टिकुलर पेज में आके बैठ जाएंगे। ये क्या हो गया? क्लासिफिकेशन, मतलब छटनी, कि अब राम जी के सारे ट्रांजैक्शन एक सिंगल पेज में आके रुक गए। अब अगर राम जी को मुझे बैलेंस बताना है तो मुझे 4-4, 5-5 बुक देखने की जरूरत नहीं है। लेजर की बुक उठाऊंगा, उसमें राम जी का अकाउंट देखूंगा, उसमें उनका बैलेंस होगा, बता दूंगा। ठीक है। अब अकाउंट में क्या होता है? अकाउंट में राम जी का एक एक ट्रांजैक्शन लिखा हुआ होगा। इस पेज पे राम जी से हुए सारे ट्रांजैक्शन लिखे होंगे और नीचे क्या लिखा हुआ होगा? उसका बैलेंस। राम जी ने मुझसे पूछा मेरा बैलेंस कितना है, तो मैं उनको सारे ट्रांजैक्शन पढ़ के सुना रहा हूँ कि मैंने 1 तारीख को बेचा, 2 तारीख को, 10 तारीख को, 20 तारीख को, फिर आपने ये पैसे दिए, इतने दिए, ये माल आपने लौटा दिया, ये मैंने आपको डिस्काउंट दिया, ये सब होने के बाद आपका इतना बैलेंस बचा है। वो कह रहे हैं यार मैंने इतनी कहानी तो पूछी ही नहीं आपसे, मैंने तो सिर्फ क्या पूछा? बैलेंस। तो मुझे पता पड़ा कि यार ये इतनी बड़ी बुक का तोड़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ बैलेंस चाहिए। तो अब मैंने अगली स्टेज बनाई। क्लासिफिकेशन के बाद अगली स्टेज है समराइजेशन। समराइजेशन में हम क्या बनाते हैं? एक समरी बनाते हैं। उस समरी का नाम है ट्रायल बैलेंस। ये समरी पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे इजी काम होता है। इस समरी में हम क्या करते हैं? लेजर में जितने भी आपने अलग अलग अकाउंट बनाए ना, जितने भी अलग अलग पेजेस होंगे, उन सारे अकाउंट के जो बैलेंस होंगे, उन सारे बैलेंस को अपन इस ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। ये एक सिंगल पेज की समरी होगी जिसमें सारे अकाउंट के नाम होंगे लाइन से। अगर उनका बैलेंस डेबिट है तो डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख दूंगा, अगर उनका बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिख दूंगा। और अंत में क्योंकि हमेशा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट तो होता ही है, तो इसका भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या बना दी? समरी। समरी से मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे ये देखना है कि मेरे पास बिल्डिंग कितनी है, तो यहाँ समरी में बिल्डिंग देखूंगा, उसके सामने अमाउंट देखूंगा, पता पड़ गया इतने की बिल्डिंग है। फर्नीचर कितना है, पता पड़ जाएगा। टोटल सैलरी पूरे साल भर में कितने की बटी, तो सैलरी का अमाउंट देखूंगा, पता पड़ जाएगा। राम का बैलेंस कितना है, राम का नाम, उसका बैलेंस, एक एक चीज मुझे यहां से पता पड़ जाएगी। एक एक चीज पता पड़ जाएगी। वापस बोलो, एक एक चीज पता, सारी चीजें एक साथ पता नहीं पड़ेगी। समरी किसी एक क्वेश्चन का जवाब दे सकती है स्टैंड अलोन, कि राम का बैलेंस कितना है, श्याम का बैलेंस कितना है, फर्नीचर, बिल्डिंग, सैलरी, रेंट, एक एक चीज का अमाउंट का जवाब दे दे। लेकिन जहां मैंने उससे यूं पूछा कि मेरे पास टोटल असेट कितने हैं, मेरे ऊपर टोटल लायबिलिटी कितनी है, मैंने साल भर में टोटल पैसा कितना कमाया, टोटल मेरा खर्चा कितना हो गया, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, उसका जवाब समरी के पास नहीं है। तो फिर लास्ट में समराइजेशन के बाद एंड में आता है रिजल्ट।
अब मैं इस समरी में से बनाता हूं रिजल्ट। रिजल्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत बार आप मेरे मुंह से सुन चुके हो कि हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं। एक तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाते हैं, और एक बनाते हैं अंत में बैलेंस शीट। अब मैं क्या करूंगा, समरी है ना मेरे पास, अब मैं रियली में, अब हम वहां स्टेज पे आ गए कि जहां हम रिजल्ट बनाना सीख रहे हैं। अब सब वापस आ जाना, और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने ये सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े, कैश बुक, सब्सिडी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये नहीं पढ़े, उनके लिए बता दूं। अब मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो सिर्फ जर्नल पढ़े थे, डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। टेंशन ना लो, मैं वो भी सिखा दूंगा आपको, बड़ी बात नहीं है। हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अपन। अब यूँ समझो कि कोई बड़ी सी मशीन है, हमारी एक पहले फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें हम प्लास्टिक पिघला के पाइप बनाते थे, ठीक है। उस मशीन में, वो मशीन बिल्डिंग बराबर की मशीन थी, तो उसमें इस कमरे में प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स डलते थे, वो पिघल के रोल होते थे, एक्सकेवेटर से एक्सकेवेट होते थे और मोल्ड होते थे, और फिर एंड में आखिरी कमरे में जाके पाइप का कॉइल तैयार होता था। तो आप लोग कहाँ हो, आप लोगों ने रॉ मटेरियल देख लिया कि रॉ मटेरियल एज अ इनपुट कैसे मशीन में डलता है। अंदर की प्रोसेसिंग आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट बताता हूँ कैसे बनेगा, बहुत 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 सिंपल है। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास ये चीज होनी चाहिए, बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन सकते, ठीक है। और ये अकाउंटिंग का कहीं ना कहीं मॉडस ऑपरेंडी भी रहता है। मॉडस ऑपरेंडी मतलब काज करने का तरीका, कि यहाँ पे जो चीज पहले के लिए सॉल्यूशन थी वो दूसरी स्टेज के लिए क्या बन जाती है, क्वेश्चन। एग्जाम्पल, क्या आप ट्रांजैक्शन दोगे तो मैं उसकी जनरल एंट्री पास कर दूंगा। अब आपको मुझसे लेजर बनवाना है तो जनरल एंट्री आप पास करके दो, फिर आप जनरल एंट्री खुद पास करके दोगे तो मैं क्या बना दूंगा, लेजर बना दूंगा। फिर अब आपको मुझसे ट्रायल बैलेंस बनवाना है तो फिर लेजर आप बना के दो। अब आप पूरा इतने पन्नों का लेजर बना के दोगे तो उससे मैं एक पन्ने का क्या बना दूंगा, ट्रायल बैलेंस बना दूंगा। अब आप चाहते हो कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं तो आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बना के देना पड़ेगा। तो ये रहा ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस सबको पता होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्या है, समरी। समरी मतलब जो फाइनल बैलेंस बताता है हर चीज का, ठीक है। तो अब फाइनल आते हैं भाई, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ये रहा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जिन्होंने नहीं पढ़ा देख लो, अभी जो 2 मिनट में बोलूंगा बस वही सीखना है, उसके सिवा कुछ नहीं सीखना। दोनों चीजें हर चीज की लिख देते हैं, कोई से भी एसेट का नाम बोलो। मशीन, अमाउंट ले लेते हैं 25,000। लायबिलिटी का नाम बोल बेटा, कोई से भी। पनवेल निकलना है हमको सुबह, जल्दी बोल। इनसे पूछ लो, तू बता बेटा। ये भी कह रही है, इससे पूछ लो, तू बताओ। लायबिलिटी डेट, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल लायबिलिटी का एग्जाम्पल बताओ, कोई भी हैंड रेज करके जल्दी से। लोन, चलो ठीक है सर, ये लोन LOAN कितना, 30,000। चलो बेटा कोई सी भी इनकम बता, तू क्या बताएगा, सेल्स 1 लाख। कोई सा भी खर्चा एक ही ले लेते हैं, परचेज कितना, 80,000। एक और कोई असेट, बिल्डिंग 80,000। एक और कोई इनकम, इंटरेस्ट ले लेते हैं 10,000। एक और कोई खर्चा, कमीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं 5,000। अब ये 80, 80, 160, 185, 190 तो ये है, और ये हो रहा है 140। तो लास्ट मेरा कैपिटल कितना, 50,000। तो ये एक नमूना है, एग्जाम्पल है ट्रायल बैलेंस का।
जिसमें 8 चीजें हैं, आपको जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसमें 18 चीजें होंगी या 20 होंगी या 22 होंगी, ठीक है। अब टोटल करेंगे, टोटल हमेशा ट्रायल बैलेंस का बराबर होता है, यही ट्रायल बैलेंस की पहचान होती है। कैसे पहचाने कि ये स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस है, नीचे टोटल बराबर है तो ट्रायल बैलेंस है, नीचे टोटल बराबर नहीं है मतलब ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस है तो थैंक यू सो मच, हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बना के दे रखी है उन्होंने, नाम दे देंगे, अमाउंट दे देंगे, नाम दे देंगे, अमाउंट दे देंगे, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, एक चीज हमें एक्स्ट्रा समझनी पड़ेगी। हाल फिलहाल ये क्वेश्चन है आपका, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस क्वेश्चन में से इतना तो मुझे पता है कि मैं ये पहचान लूं क्या चीज असेट है, क्या चीज लायबिलिटी, क्या इनकम, क्या एक्सपेंस। तो मैं लाइन से चलूंगा और इनमें मार्किंग कर दूंगा। सबसे पहला मशीनरी क्या है, असेट है। फिर उसके बाद लोन, लायबिलिटी, सेल्स, इनकम, परचेज, एक्सपेंस, बिल्डिंग, असेट, इंटरेस्ट, इनकम। सर कैसे पता पड़ा इनकम है? क्योंकि बैलेंस कहाँ पे है, क्रेडिट साइड। अगर बैलेंस डेबिट साइड होता तो क्या होता है, ये एक्सपेंस है ना, इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होता है। फिर कमीशन, ये क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि बैलेंस कहाँ पे है, डेबिट साइड। अगर ये कमीशन का बैलेंस क्रेडिट साइड होगा तो मैं इसको भी क्या मान लेता, इनकम। समझे क्या नहीं, सबको समझ में आ रहा है? कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। बस मार्किंग कर ली, अब कुछ नहीं करना हमको। अब हमें टी शेप के 2 स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। पहला स्टेटमेंट कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राज तू सो तो नहीं रहा ना, सो रहा है क्या? मेरे को ऐसा है तो बाल की दुकान को थोड़ा साइड कर दो। मयंक कर दो। सारे लोग अपनी अपनी जुल्फे संभाल के रखे, है ना। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम, एक्सपेंस। अब आपको क्या करना है, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में बैकवर्ड चल रहे हैं। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये असेट, ये लायबिलिटी, ये इनकम और ये एक्सपेंस। देखते जाओ। सबसे पहले क्या है, मशीनरी। क्या है, असेट है ना, ये रहा, यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी। कितना है अमाउंट, 45,000। इसके बाद क्या है, लोन, ये भी क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी। लोन कितना है, ये 30,000। फिर इसके बाद क्या है मेरे पास, सेल्स। क्या है ये मेरे लिए, इनकम। लिखूंगा यहाँ पे सेल्स कितना है, 1 लाख। फिर क्या है, परचेज। ये क्या है मेरे लिए, खर्चा। कितना है परचेज, 80,000, नहीं 80,000 है। फिर क्या है सर, बिल्डिंग, वो भी क्या है, असेट। तो यहाँ बिल्डिंग कितने की है, 80,000, 8 लाख नहीं है, 80,000। फिर क्या है, इंटरेस्ट। क्या है ये, इनकम। आपने मार्किंग पहले कर दी है। क्या है ये, इनकम। तो इनकम वाली साइड पे ले जाओ, क्या है, इंटरेस्ट। कितना अमाउंट, 10,000। फिर क्या है, कमीशन। क्या है ये, एक्सपेंस, 5,000। अगला क्या है, कैपिटल। कितना है, 50,000। कोई याद आ गया? कैपिटल का खास ख्याल रखना, जैसे मैं आप लोगों को रखता हूं। कैपिटल डायरेक्टली मुख्य धारा में नहीं जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं इनर कॉलम और आउटर कॉलम। इनर कॉलम, आउटर कॉलम अपन डेप्रिसिएशन में सीख चुके हैं, यहां भी सीख लेते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना अपन, अमाउंट की लाइन अलग से। तो कैपिटल कभी भी, लायबिलिटी है ना वैसे, तो ये कैपिटल डायरेक्टली कैपिटल यहां नहीं लिख सकते। कैपिटल पहले कहां लिखेंगे, इनर कॉलम में। सर क्यों, थोड़ी देर में समझाता हूं। कितना है कैपिटल, 50,000। अभी तक क्या हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए सबसे सिंपल है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। अगर आप शुरू से ध्यान देके सीख रहे हो, छुट्टी नहीं कर रहे हो, तो सबसे सिंपल है सीखना, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्या असेट, क्या लायबिलिटी, क्या इनकम, क्या एक्सपेंस। आपने मार्किंग कर दी, सारे असेट्स को ढूंढ ढूंढ के यहाँ लिख दो, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। बस कैपिटल आउटर कॉलम में ली जाएगा, कहा जाएगा, इनर कॉलम में। ये क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, सारी चीजें लिख दी, अब इसका काम खत्म होगा।
अपन चलते हैं, रिजल्ट है ना ये, रिजल्ट तो कोई चीज शो करते हैं, पता बताते हैं आपको। तो ये क्या चीज शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बताएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अपन दोनों साइड का टोटल करेंगे। सर इधर हो रहा है 85, इधर हो रहा है 1,10,000, कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, इनकम 1,10,000 ज्यादा है ना। जिज्ञासा फिर मर गया क्या बेटा, नहीं, तो ये इनकम ज्यादा है, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वो टोटल के कॉलम में लिखना। टोटल का कॉलम दोनों साइड होता है, दोनों साइड 1,10,000। आपने खुद ने कहा इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, खर्चा मेरा कम है, मतलब क्या हुआ मुझे, प्रॉफिट। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट कितना, 1,10,000 में से 85 जाएगा तो कितना होगा 25,000। समझ में आया, 1,10,000 बराबर हो गया। शुरू से अपन बात कर रहे थे कि एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एक साइड इनकम लिखेंगे, एक साइड एक्सपेंस लिखेंगे, पता लगाएंगे प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ, पता लग गया भाई, ये इनकम 1,10,000, ये खर्चे 85, टोटल हो गया मेरा प्रॉफिट 25। सर आप क्या करें इस प्रॉफिट का, भाई साल भर बिजनेस किया, साल भर बिजनेस करके हमने प्रॉफिट अर्न किया, इस प्रॉफिट पे किसका अधिकार, बिजनेस के बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मालिक। आपने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए थे, उस 50,000 का इस्तेमाल करके हमने कितने कमा लिए 25,000, तो अब हम आपको 50 नहीं देंगे, कितने देंगे 25 प्लस करके 50 नहीं देंगे, 25 देंगे, 50 प्लस 25 75 देंगे, हम आपको 75 देंगे। इसीलिए इसको इनर कॉलम में रखा था। अब इस नेट प्रॉफिट को यहां ले जाके अपन प्लस कर देंगे, लिखेंगे इनर कॉलम में ऐड नेट प्रॉफिट 25,000, और अब ये जाएगा आउटर कॉलम में कितना 75,000। रिजर्व में नहीं रखेंगे, यूं अभी नहीं रखेंगे, अपना बिजनेस है, रखना चाहो रख लो, पर अभी 11th क्लास में ये एंट्री नहीं आती, 12th क्लास में ये एंट्री आती। अभी तो पूरा मालिक को दे देंगे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, ठीक है। तो 50 प्लस 25 कितना हो गया 75। अब जरा टोटल करो, देखो 75 प्लस 30 कितना हो गया 1,05,000, और 25 प्लस 80 कितना हो गया 1,05,000। हिसाब बराबर। देयर विल बी ऑलवेज 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 असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। ये बन गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितना आसान है, 1 2 3 बहुत जल्दी बनता है। पहला स्टेप, आपके पास ट्रायल बैलेंस होगा, उसमें मार्किंग कर दो ALIE, असेट के, लायबिलिटी के, इनकम के, एक्सपेंस, मार्किंग कर ली। दो अलग अलग पेज पे दो अलग अलग टी शेप फॉर्मेट बना लो, एक पेज बन जाएगा P&L का, एक पेज बन जाएगा बैलेंस शीट का। और अब बैकवर्ड चलो, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, वो डांस करता है ना, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, सारे फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हुए। कैपिटल को इनर कॉलम में, असेट, इनकम और एक्सपेंस का हिसाब लगाओ, इनकम और एक्सपेंस का हिसाब लगाओ, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा ऐड, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में से लेस, फिर अपन यहाँ आएंगे, ठीक है। असेट का टोटल, लायबिलिटी का टोटल दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो आपका पूरा सोल्यूशन क्या है, सही है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो जितने का डिफरेंस है वो शुरू से लेके आखिरी तक में वो डिफरेंस ढूंढो। हो सकता है कि वही अमाउंट आपका मिस हो गया हो, मान लो डिफरेंस है 5,000 का, तो हो सकता है कोई 5,000 का कोई अमाउंट है जो आप यहाँ लिखना भूल गए हो, समझे। अगर 5,000 की कोई चीज़ मिली ही नहीं, और मिली तो बिल्कुल सही जगह लिखी हुई है, तो उस 5,000 की चीज़ को ब्रेक कर दो, हाफ कर दो। 5,000 का आधा कितना होता है 2,500, तो 2,500 की चीज़ ढूंढो। हो सकता है कि 2,500 की चीज़ कोई असेट साइड में आनी थी, आपने उल्टा लायबिलिटी साइड में लिख दी, असेट वाली चीज़ एक्सपेंस में लिख दी या इनकम में लिख दी, उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन दोनों चीज़ें बराबर होना ही होना चाहिए। मतलब ये पहली बार कोई ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा जो क्वेश्चन करने से ही पता पड़ जाएगा कि मेरा सोल्यूशन सही है कि नहीं है, ठीक है। जवान बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तू बता ना, तेरी क्या मर्जी है, पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ, पढ़ा दूँ, तेरे को जाना हो तो चल जा, पढ़ा दूँ।
अक्षरा तो हाथ जोड़ के गिरी, सर छोड़ दो यार। मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों को। एक खुशखबरी है, पॉसिबल है कि अगले 4-5 दिन मेरी क्लास ना हो, है ना, इसलिए आपकी क्लास कल होगी और 2 घंटे की होगी और वो मॉर्निंग में होगी। इवनिंग ख़राब नहीं करूँगा, तुम्हें घूमने फिरने जाना होगा, बहुत बड़े लोग हो तुम लोग, ठीक है। तो मॉर्निंग भी ख़राब नहीं करूँगा, तुम्हें सोना है तुम लोगों को, एक ही तो संडे मिलता है हमको, हम स्कूल भी जाते हैं। तो मोस्टली आपकी क्लास आइदर 11 बजे या 11:30 बजे या 12 बजे होगी। मैं 12 बजे रख लूँ, 12 बजे 2 घंटे की क्लास 12 बजे रखूँगा तो 12 से 2, तेरे को 2 बजे से पहले जाना है ना, चल जाना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू। अच्छा रुक जाओ।